हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून नर्सिंग एस्पिरेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और भाई मेरे पीछे आप थंबनेल देख के ये जरूर सोच पा रहे होंगे ये क्या थंबनेल है, किस टाइप का थंबनेल है, ये कौन सा ऐसा सेंटर है। तो ये है भाई OSSC आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, जिसमें आप OSSC एग्जाम में जो 6000 वैकेंसी आई है उस पोस्ट पे सेलेक्ट होने के बाद जाओगे। तो भाई अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना है, तो आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और वो पढ़ाई आपकी हो सकती है बेहतर तरीके से OSSC के सिलेबस को समझ के उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो यस, बिल्कुल सही सुना आपने। दिस इज योर पीडियाट्रिक एजुकेटर स्वरा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड, हालांकि आपके जितने भी पीवाईक्यूज हो रखे थे, जैसे 7 फरवरी का पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, 19 मार्च का आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड किया जा चुका है, तो ये वीडियो ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे है। बट स्टिल आज टुडे हम बात करने वाले हैं आपके मॉक टेस्ट, जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसके बारे में। तो फटाफट से जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एक बार आप मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को प्रॉपर वॉइस आ रही है, बोर्ड विजिबल है, ताकि हम हमारा सिलेबस आज जो है मॉक टेस्ट के रूप में कवर कर पाए। तो यस बच्चों, फटाफट से जल्दी से आ जाइएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हियर वी गो, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा बच्चे। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन आपका कह रहा है, at 20 वीक ऑफ जेस्टेशन द फंडस इज पाल्पेटेड एट विच ईयर लेवल। चलो भाई, तो यहां पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आंसर करने की कोशिश करिएगा। कि क्वेश्चन आपका जो है ये पूछ रहा है कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह पर, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जेस्टेशन ऑफ फर्स्ट जो आपका 20 वीक का जेस्टेशन पीरियड होता है, द फंडस इज पाल्पेटेड एट विच लेवल, कहां पे ये पाल्पेट किया जाता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिम्फाइसिस प्यूबिस, अम्लाइकस, ज़िफी-स्टर्नम या फिर मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्लाइकस। और इसका आंसर जो जाएगा ये जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि अम्लाइकस इज द राइट आंसर। यहां पर अगर आपको 20th वीक पूछा जा रहा है तो दैट इज द अम्लाइकस आंसर, यानी कि आपके अम्लाइकस के ऊपर क्या हो रखा है, आपका जेस्टेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीक्लेम्शिया इज डायग्नोस्ड व्हेन बीपी इज, अगर मैं यहां पर प्रीक्लेम्शिया की बात करूं तो बीपी प्रीक्लेम्शिया में कितना होना चाहिए, तब आप उसको डायग्नोज करोगे कि दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रीक्लेम्शिया। तो यहां पर भाई आपसे पूछा ये जा रहा है 130/80 mm ऑफ Hg, 140/90 mm ऑफ Hg, 150/10, 100 mm ऑफ Hg या फिर 120/90 mm ऑफ Hg। चलो जी, फटाफट से जल्दी से इसका आंसर बताओगे कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर बच्चों क्या होगा। प्रीक्लेम्शिया जो है वो डायग्नोस की जाएगी, लेकिन उसका बीपी कितना होना चाहिए तब आप उसको प्रीक्लेम्शिक साइन कहोगे। अगर हम यहाँ पर प्रीक्लेम्शिया की बात करें, ठीक है, प्रीक्लेम्शिया की बात करें तो प्रीक्लेम्शिया में आप लोगों को पता है कि कुछ कोर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। हाइपरटेंशन के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका पेडल एडिमा, ठीक है, पेडल एडिमा आप बोल सकते हैं कि ये भी आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज यहाँ पर तीसरी जो है ये है प्रोटीन यूरिया, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट होगी। अगर आपकी इसमें जो है वो सीजर्स इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि फिट्स आना इंक्लूड हो जाता है, तो इस सिम्टम के साथ ये कंडीशन कहलाएगी आपकी इक्लेम्शिया की कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों की क्या कहलाएगी बच्चों, इक्लेम्शिया की कंडीशन। अब इन दोनों के ही जो आपके DOCs होते हैं, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइसेस होते हैं, ये होता है आपका MgSO4। तो आप इसको बोल सकते हैं MgSO4 इज द राइट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इक्लेम्शिया और प्रीक्लेम्शिया कंडीशन। अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है कि भाई बहुत एक्सेसिव आपने MgSO4 जो है वो दे दिया है पेशेंट को, डोज आपका जो है वो एक्स्ट्रा हो चुका है, तो टॉक्सिसिटी के कंडीशन में आपको क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो एंटीडोट आपको देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा एंटीडोट का MgSO4 के टॉक्सिसिटी में। अब इसका आंसर जो जाएगा ये जाएगा बी आंसर 140/90, ठीक है, 90 mm ऑफ Hg, क्योंकि यहाँ पर वीक जो है वो 20 वीक और विद प्रोटीन यूरिया पूछा गया है, तो ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज इज,
यहाँ पर आपका मोस्ट कॉमन कॉज पोस्टपार्टम का पूछा गया है। ट्रॉमा होगा, रिटेन्ड प्लेसेंटा होगा, यूटेराइन एटोनी होगा या फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर होगा बच्चों। चलो फटाफट से जल्दी से इसका आंसर बताओगे कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेज। अब यहाँ पर पोस्टपार्टम हैमरेज का जो इसको हम क्या कहते हैं, पीपीएच कहते हैं। ठीक है, पीपीएच की दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है आपकी प्राइमरी पीपीएच, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी पीपीएच। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो लेस देन 24 आवर में जब ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम प्राइमरी बोलेंगे। मोर देन 24 आवर में अगर हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, आपका यहाँ पर सेकेंडरी पीपीएच। और ये कहां तक हो सकता है तो इसमें लिख लीजिएगा 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि बर्थ से लेके 24 घंटे तक का टाइम पीरियड जो होता है यहाँ पर आपको ब्लड देखने को मिले। तो ये 2-3 कंडीशंस में हो सकते हैं, एक तो आपका नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, दूसरा आपका सिजेरियन सेक्शन की कंडीशन में, तीसरा आपका हिस्टेरेक्टमी की कंडीशन में। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है कभी कभी कि आपके कौन से कंडीशंस में कितना ब्लड लॉस होगा, तब आप उसको पीपीएच कहोगे। तो पीपीएच अगर नॉर्मल डिलीवरी में हो रहा है तो आप बोल लीजिएगा, पहले तो हम इसको काउंट करते थे 500 ml। ठीक है, 500 ml ब्लड लॉस हो रहा है तो आप क्या करते थे, इसको बोलते थे पीपीएच। लेकिन नाउ अडेज WHO ने अपडेट कर दिया है और बोला है कि 300 ml अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो भी आप इसको क्या करेंगे, पीपीएच में काउंट करेंगे और इसके साथ आप मेडिकल इंटरवेंशन जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, मेडिकल इंटरवेंशन आपको शुरू कर देना है। क्लासिकल अगर आपकी क्लिनिकल जो है सिजेरियन सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मोर देन 1000 अगर ml ब्लड लॉस हो रहा है तो आप सिजेरियन सेक्शन में पीपीएच बोलोगे। यहाँ पर तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है आपके यूट्रस के रिमूवल के सर्जरी में। ठीक है, तो ये वाली अगर कंडीशन आपकी सर्जरी की हो रही है, ठीक है बेटा, अगर ये वाली कंडीशन आपकी सर्जरी की हो रही है तो इस कंडीशन में आपके मोर देन 1500 ml अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो दैट वी विल काउंट इन पीपीएच। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि आपका भाई पीपीएच का मोस्ट कॉमन जो है वो कॉज क्या होता है, तो 4T साइन से कॉज को डिनोट किया जाता है। ठीक है, पहला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ट्रॉमा। ठीक है भाई, दूसरा जो हो जाएगा ये हो जाता है आपका थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टिश्यू। ठीक है भाई, और यहाँ पर हो जाता है आपका टोन। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन होता है ये होता है आपका टोन। तो ट्रॉमा नहीं होगा, रिटेन प्लेसेंटा नहीं होगा, यूटेराइन एटोनी इज द राइट आंसर, कोगुलेशन डिसऑर्डर नहीं होगा। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, बाइसेप स्कोर इज यूज्ड टू असेस। चलो फटाफट से बताओ कि बाइसेप स्कोर जो है अगर हम इसको असेस करते हैं तो किस पर्टिकुलर कंडीशन या फिर पर्पस के लिए करते हैं। फीटल डिस्ट्रेस के लिए करेंगे, सर्वाइकल रेडीनेस फॉर द इंडक्शन के लिए करेंगे, प्लेसेंटल पोजीशन के लिए करेंगे या फिर पेल्विक एडिक्वेंसी के लिए करेंगे। ठीक है भाई, तो बाइसेप स्कोर आप सबको पता है कि सर्वाइकल रेडीनेस फॉर द इंडक्शन, हम लेबर जो है वो हमारा कितना ज्यादा तैयार हो चुका है उसके लिए करते हैं, जिसमें हम सर्विक्स का डायलेशन पता करते हैं। ठीक है, डायलेशन पता करते हैं। दूसरी चीज जो है यहाँ पर इफेसमेंट पता करते हैं कि भाई इफेसमेंट कितना हुआ है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्ट्रैक्शन पर। ठीक है भाई, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर जो है वो आपका FHR भी जो है वो भी मैनेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो किस चीज में आती हैं, आपके सर्वाइकल रेडीनेस के अंतर्गत, इसीलिए इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो तो 5th नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़िएगा, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज लेबर इन प्रीमी ग्रेविडा इज। चलो भाई फटाफट से इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा बच्चों। एवरेज जो ड्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का प्रीमी ग्रेविडा के अंतर्गत वो क्या होता है। अब अगर हम यहाँ पर प्रीमी ग्रेविडा की बात करें, ठीक है, किसकी बात करते हैं, प्रीमी ग्रेविडा की बात करते हैं, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा इसका मतलब कि जो पहली बार कंसीव किया है, फर्स्ट टाइम जो कंसीव कर पाता है, ठीक है, उसको हम प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। ठीक है भाई, और मल्टी ग्रेविडा क्या होता है, मल्टी ग्रेविडा क्या होता है बच्चों, आई होप इस चीज के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो 2 और मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 बार जो है वो कंसीव कर चुका होता है उसको क्या कहते हैं, हम मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पर पूछा ये है द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज, तो आपको स्टेजेस ऑफ लेबर के जो है स्टेजेस पता होने चाहिए। पहला होता है आपका फर्स्ट, दूसरा होता है आपका सेकंड, तीसरा होता है आपका थर्ड और चौथा होता है भाई आपका फोर्थ। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज होता है इसका जो टाइम पीरियड होगा प्रीमी के लिए, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है प्रीमी के लिए और आपका मल्टी के लिए।
ठीक है, मल्टी के लिए। तो यहाँ पर प्रीमी ग्रेविडा के लिए ये जो टाइम पीरियड होता है बच्चे, ये होता है आपका 12 से लेके 18 घंटे। ठीक है, 12 से लेके 18 घंटे। और ये मल्टी के लिए कितना होता है, 6 से लेके 8 घंटे। समझ में आई बात। दूसरी चीज, अगर हम सेकेंड स्टेज लेबर की बात करें तो ये प्रीमी के लिए कितना हो जाता है बच्चों, इसका जो टाइम पीरियड होता है प्रीमी के लिए वो कितना हो जाता है, और मल्टी के लिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीमी के लिए लिखिएगा 1 से लेके 2 घंटे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2 घंटे आपके सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में लगते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप 30 मिनट से लेके, ठीक है, 30 मिनट से लेके 60 मिनट। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं 30 मिनट से लेके आधे घंटे से लेके 1 घंटा टाइम लगता है। अगर थर्ड स्टेज की बात करें तो यहाँ पर प्रीमी के लिए आपका बोल सकते हैं आप 15 मिनट से लेके, ठीक है, 15 मिनट से लेके 30 मिनट इतना टाइम लगता है। और यहाँ पर भी आपका 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक ही टाइम लगता है। ओके, अगर हम यहाँ पर फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ स्टेज में आपका जो है बच्चों, ये 24 आवर तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, दोनों को ही रखा जाता है। ठीक है, तो सेम सेम हो जाएगा आपका फोर्थ स्टेज। अब यहाँ पर पूछा आपसे जो है वो फर्स्ट स्टेज का गया है, तो सी विल बी द राइट आंसर, 8 से लेके 12 घंटे। ठीक है, 8 से लेके 12 घंटे, या फिर आप प्रीमी ग्रेविडा में बोल सकते हैं। यहाँ पर तो द एवरेज लिखा हुआ है, ये एवरेज लिखा हुआ है बेटा, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये 12 से 16 से 18 घंटे जा सकता है। समझ में आई बात। तो कंफ्यूज नहीं करोगे, एवरेज जो टाइम पीरियड है कि मतलब इतना तो देखा ही जाएगा। ठीक है, वो हो जाता है आपका 8 to 12, लेकिन अगर हम मैक्स बात करें तो 12 से 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्स पे। चलो, द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। अब यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया का क्लासिकल सिम्टम जो है वो क्या होगा, पेनफुल ब्लीडिंग, पेनलेस ब्राइट ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग एब्डोमिनल, या फिर फीवर। चलो जल्दी बताओगे कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों इसका आंसर जो जाएगा पेनफुल ब्लीडिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कि पेनलेस ब्लीडिंग। अगर हम प्लेसेंटा प्रीविया की बात करते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया की बात करते हैं तो ऑलवेज याद रखिएगा कि इसका जो आपका कोर सिम्टम होता है ये होता है पेनलेस। ठीक है, क्या होगा बच्चों, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये रेड, शार्प रेड, यानी कि ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग आपको यहाँ पर शो होगी। ठीक है, ब्राइट रेड कलर का ब्लड जो है वो लॉस होता हुआ आपको यहाँ पर देखा जाएगा, और ये गश ऑफ ब्लड आपको यहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्या होगा, गश ऑफ ब्लड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर पे, ध्यान से पढ़िएगा। क्विकनिंग इज फेल्ट एट, क्विकनिंग क्या होता है, पहली बार जब आपको मूवमेंट फील होता है। ठीक है, पहला मूवमेंट, जो फर्स्ट मूवमेंट होता है, फेल्ट बाय द मदर। ठीक है, फेल्ट बाय द मदर, यानी कि मदर के द्वारा पहला जो मूवमेंट होता है बच्चे का वो फील किया जाना, उसको कहते हैं क्विकनिंग। और वो कब फील होता है, 8 से 10 वीक में, 12 से 14 में, 16 से 20 में, या फिर 24 वीक में। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई, इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर, 16 से 20 वीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हेगार साइन इंडिकेट। यहाँ पर हेगार साइन के बारे में पूछा गया है, क्या होता है बच्चे। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ साइंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ओबीजी में, जैसे आपका हेगार हो गया, चार्डविक हो गया, जैक्विरमेर हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके जो हैं वो साइंस हैं, जिन साइंस को आपके समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के जो भी प्रिजम्पटिव साइन होते हैं, कंफर्मेटरी साइंस होते हैं, इन सब को आपको क्या करना है भाई, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाना है। अब यहाँ पर हेगार के बारे में पूछा गया है, तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ब्रेस्ट चेंजेस, फीटल मूवमेंट, या फिर सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी, क्योंकि सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस आपको देखने को मिलता है, और साथ साथ में लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटरनल मॉर्टेलिटी, जो मदर की मृत्यु का कारण, यानी कि मदर की डेथ का कारण सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा देखने को मिला है अभी तक। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एनीमिया होगा, हेमरेज होगा, सेप्सिस होगा, या फिर इक्लेम्शिया होगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जो है वो एनीमिया लगाकर आएंगे, बट एनीमिया आपके बच्चे यहाँ पर कारण नहीं होगा। मैटरनल मॉर्टेलिटी का इंडिया में जो रेशियो देखने को मिला है वो हेमरेज की वजह से, जिसका मतलब है आपका पीपीएच। ठीक है, पीपीएच या फिर आपका एपीएच भी हो सकता है। ठीक है,
मोस्ट कॉमन जो है ये होता है आपका हेमरेज। अब हेमरेज में से कोई भी हेमरेज आप देख सकते हैं, दोनों ही हेमरेज में आपका कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है कि भैया पोस्टपार्टम आपका हेमरेज जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पे चलते हैं भाई। प्रोलॉन्ग्ड लेबर इज लेबर लास्टिंग मोर देन, चलो भाई जल्दी से इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर जो है बच्चे वो क्या जाएगा। अगर हम प्रोलॉन्ग्ड लेबर की बात करें, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर का जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, वो कितना होता है। चलिए प्रोलॉन्ग्ड लेबर का टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो है वो कितना होता है। चलो जी, इसका आंसर बच्चे फटाफट से बता दो। प्रोलॉन्ग्ड आपका लेबर जो है वो कितना हो सकता है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो 24 घंटा जाएगा। हालांकि 24 घंटे में से जितना ज्यादा आप लंबा प्रसव खींच सकते हैं, सबसे लंबा प्रसव कौन सा हो सकता है, तो भाई 24 घंटे में अगर ये 23.5 24 घंटे खींच जाएगा तो ये सबसे ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो जाएगा वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11th पे। नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन प्रेगनेंसी, हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है प्रेगनेंसी में वो कितना देखने को मिलता है, 8 ग्राम पर डीएल। नॉर्मल कितना माना जाएगा, 8 ग्राम, 9 ग्राम, 11 ग्राम या फिर 13 ग्राम। चलो जल्दी से बताओगे फटाफट से कि कितना आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो होना ही चाहिए। इसका आंसर बच्चों जाएगा 6 सी यानी कि 11 ग्राम पर डीएल। जब हम बिलो 11 चलते हैं, ठीक है, बिलो 11 चलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया की कंडीशन कहते हैं। ठीक है, एनीमिया की कंडीशन कहेंगे। इसमें 3 कंडीशन आती है, एक आता है आपका माइल्ड, दूसरा आता है आपका मॉडरेट, ठीक है, तीसरा आता है आपका सीवियर कंडीशन। ऑल राइट, अब मॉडरेट की अगर बात करते हैं तो मॉडरेट में आपका क्या, माइल्ड में आपका क्या हो जाता है, माइल्ड में आपका हो जाता है बच्चे जब ये 10 से लेके 11 के बीच में हो। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा, माइल्ड में आएगा। उसके बाद अगर हम मॉडरेट की बात करते हैं तो मॉडरेट में कितना आ जाएगा, जब ये आता है आपका बिलो 10 आ जाता है, बिलो 10 ग्राम पर डीएल। ठीक है, तब आप क्या कहेंगे, इसको मॉडरेट कहेंगे। सीवियर कब हो जाता है, जब ये 7 ग्राम पर डीएल से क्या हो जाए, आपका यहाँ पर कम हो जाए, तो ये सीवियर में आता है। तो यहाँ पर माइल्ड की अगर बात करी जा रही है या फिर नॉर्मल पूछी जा रही है तो आपका सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओव्यूलेशन अकर इन 28 डेज साइकिल ऑन, चलो 28 दिन के चक्र में ओव्यूलेशन कितना होता है, फटाफट से इसका बताइएगा। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, डे 7, डे 14, डे 14 या फिर डे 21। तो भाई देखो 14th डे पर जो है वो ओव्यूलेशन आपको देखने को मिलता है जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28th डे की होती है। ठीक है, 28 दिन की जब साइकिल होती है तब हम इसको क्या कहते हैं, 14 दिन पे। क्यों, क्योंकि 28 में से हम 14 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि 14। समझ में आई बात यहाँ पर। तो 14वें दिन जो होता है वो हमारा ओव्यूलेशन होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, सी। अच्छा, ओव्यूलेशन के पीछे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13 नंबर। कॉपर टी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय, चलो जल्दी से बताओ फटाफट से कि यहाँ पर कॉपर टी जो है प्रेगनेंसी को किस तरीके से प्रिवेंट करती है। चलिए, इनहिबिट ओव्यूलेशन, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, किल्स स्पर्म या फिर ब्लॉक ट्यूब्स। ये ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है, स्पर्म को किल कर देती है, इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करती है या फिर ओव्यूलेशन नहीं होने देती। चलिए जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बताइएगा बच्चे। इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा, और यहाँ पर आंसर जो जाएगा वो जाएगा प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये क्या करेगी, ये भ्रूण को इम्प्लांट होने के लिए प्रिवेंट कर देती है। इसीलिए कॉपर टी जो होता है वो बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किया जाता है। ऑल राइट, समझ में आई बात। तो ये 5 साल के लिए हो सकता है, ठीक है, आपका 10 सालों के लिए हो सकता है, ठीक है। कॉपर टी 375 जो है वो आपके 5 सालों के लिए, और 380 जो है वो आपके किस चीज के लिए भाई, 10 ईयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट करने में प्रिवेंट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14वें पे। स्टेशन जीरो इंडिकेट, चलिए फटाफट से बताइएगा कि स्टेशन जीरो जो है ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक है भाई, हेड अबव पेल्विस, हेड एट स्चियल स्पाइन, हेड बिलो पेल्विस, या फिर क्राउनिंग, या फिर क्या हो जाएगा आपका क्राउनिंग। चलो जल्दी से बताओगे फटाफट से। स्टेशन जीरो इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है, जब हमारा पेल्विक स्टेशन जो होता है, जो आपकी स्पाइनल एरियाज होती हैं, जो आपकी इस्चियल स्पाइन की जो रेंज होती है, जिसको हम कैविटी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑब्स्टेक्टिकल डायामीटर कहते हैं, वहां पर बच्चा हमारा जब जीरो स्टेशन पे होगा तो क्या इसका इंडिकेशन होगा, हेड अबव द पेल्विस, हेड एट इस्चियल स्पाइन, हेड बिलो द पेल्विस, या फिर क्राउनिंग। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी, यानी कि हेड जो है वो इस्चियल स्पाइन पे उपस्थित है, तो उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 पे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अबॉर्शन, यहाँ पर मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो अबॉर्शन का पूछा गया है, फटाफट से इसका बताइएगा। मिस्ड होगा, थ्रेटेंड होगा, इनवाइटेबल होगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा, सेप्टिक अबॉर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। चलो भाई जल्दी से बताओगे, मिस्ड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन, या फिर सेप्टिक अबॉर्शन। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। और आप लोग जो है इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बी बिल्कुल करेक्ट है, थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है, थ्रेटेंड अबॉर्शन जो है ये मोस्ट कॉमन अबॉर्शन आपके किसका माना जाता है, अबॉर्शन का माना जाता है। ऑल राइट, तो जल्दी से बच्चों सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ना है हमें, ध्यान से क्वेश्चंस को समझते रहिएगा और आंसर करते रहिएगा। और प्रीवियस जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी पे बेस्ड आपके जो है क्वेश्चंस लेके आए गए हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज प्रीमी ग्रेविडा, तो प्रीमी ग्रेविडा का स्पेसिफिकली नॉर्मल ड्यूरेशन सेकेंड स्टेज का पूछा गया है। बताओ 30 मिनट होगा, 1 घंटे, 2 घंटे, या फिर 3 घंटे हो जाएगा। प्रीमी ग्रेविडा का सेकेंड स्टेज ऑफ नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो कितना होगा, अभी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिएगा। और इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर आपका जाएगा सी। हमने क्या पढ़ा था कि प्रीमी ग्रेविडा में, ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा में हम मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 घंटा, ठीक है। और वहीं पे अगर हम मल्टी की बात करते हैं तो मल्टी में ये 30 मिनट से लेके 60 मिनट यानी कि 1 घंटा जो है वो हो सकता है। समझ में आई बात। तो बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पर आंसर जो जाएगा वो ऑन एन एवरेज 2 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 क्वेश्चन, एपिसियोटमी कॉमनली गिवन इन। चलो जी जल्दी बताओगे फटाफट से कि यहाँ पर एपिसियोटमी जो है वो बेसिकली किस चीज के लिए दिया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, अबॉर्शन, या फिर LSCS। चलो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, और इसका आंसर आप लोग कर रहे हैं सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर द नॉर्मल लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, ठीक है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ होती है वो 21 से 35 दिन की होगी, 15 से 20 दिन की, 35 से 45 दिन की, या फिर 10 से 15 दिन की।
चलिए जल्दी से बताइएगा कि नॉर्मल लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉर्मल लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, चक्र अवधि बच्चों कितने टाइम की होगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा 21 से 35 दिन, यानी कि जो मोस्ट कॉमन अगर देखने को मिले तो आपका 28 दिन का जो आपका साइकिल होता है ये कॉमनली होता है, लेकिन इट कुड बी लेसर देन, इट कुड बी लार्जर देन, मतलब दोनों ही हो सकता है, आपका 21 भी माना जा सकता है और 35 भी माना जा सकता है। तो इसका ड्यूरेशन जो है वो आपका 21 से 35 के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब बताइए मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है इसका नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो कितना होता है, 1 to 2 डेज, 3 to 5 डेज, 7 to 10 डेज या फिर 10 to 12 डेज, दोनों इन सब में से इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो 1 to 2 डेज, 3 to 5 डेज, 7 to 10 डेज या फिर 10 to 12 डेज। चलिए फटाफट से इसका आंसर करिएगा और बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं आप लोग। इसका आंसर जो है वो 3 से 5 दिन जो है वो कॉमनली नॉर्मल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्डविक साइन रिफर्स टू। चलो भाई, एक दूसरा साइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन रहता है आपका, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, फीटल मूवमेंट, या फिर आप यहाँ पे कहोगे कि चार्डविक साइन जो है वो कितने मतलब कौन से टाइप का आपको चार्डविक साइन जो है वो देखने को मिलता है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस तो नहीं होगा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी नहीं होगा, फीटल मूवमेंट भी नहीं होगा, क्या हो जाता है आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द यहाँ पर सर्विक्स। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21, ध्यान से पढ़िएगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल, यहाँ पर इनफर्टिलिटी का मेन जो कारण है फीमेल्स में वो क्या रह जाता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से, ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से, सर्वाइकल इन्फेक्शन की वजह से या फिर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा रिगार्डिंग मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल। चलिए जी जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा, यूट्राइन फाइब्रॉइड, ट्यूबल ब्लॉकेज, सर्वाइकल इन्फेक्शन या फिर एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग दे रहे हैं बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ट्यूबल ब्लॉकेज इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। पार्टोग्राफ इज यूज्ड टू मॉनिटर, पार्टोग्राफ यहाँ पर किस पर्टिकुलर चीज के लिए मॉनिटर किया जाता है, फीटल ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए, प्लेसेंटल पोजीशन के लिए या फिर एमनियोटिक फ्लूइड के लिए। आप सबको पता है कि जो आपका पार्टोग्राफ होता है, पार्टोग्राफ इज मॉनिटर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, कि भाई कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कितना इफेसमेंट हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, एक्टिव लेबर कब हो रहा है, लेटेंट आपके फेज में कब जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल प्रोलॉन्ग जो आपका प्रोग्रेस चलता रहता है लेबर का, उसको मॉनिटर करने के लिए पार्टोग्राफ का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोज इज। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मोस्ट कॉमन पॉलीहाइड्रोस का मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्या होगा, एनीमिया होगा, डायबिटीज मेलाइटिस होगा, पीआईएच होगा या फिर ट्विन प्रेगनेंसी होगा। अब पॉलीहाइड्रोमिनोस की बात की जा रही है, यानी कि आपका लार्जर देन मोर देन 2000 ml जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिल रहा होगा, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, पॉलीहाइड्रोमिनोस कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका जो है रीजन क्या हो सकता है, इसका बेसिक कारण क्या हो सकता है, एनीमिया की वजह से नहीं होगा, डायबिटीज की वजह से या फिर पीआईएच की वजह से या फिर ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से। तो यहां पर आंसर जो जाएगा ये जाएगा आपका डायबिटीज मेलाइटिस, बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे, ध्यान से पढ़िएगा। द बेस्ट टाइम टू हियर फीटल हार्ट साउंड विद फीटोस्कोप इज। चलो भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, पीवाईक्यू है, फटाफट से जल्दी से समझिएगा कि यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि फीटोस्कोप से अगर हमें हार्ट साउंड को मेजर करना हो, ठीक है, तो हम कौन से वीक में करेंगे तो हमें प्रॉपर जो है वो ध्वनि सुनाई देगी, 8 वीक पे, 12 वीक पे, 20 वीक पे या फिर 28 वीक पे। चलो फटाफट से इसका आंसर बताओगे और इसका आंसर जो है बच्चे वो जाएगा आपका सी, यानी कि 20th वीक पे। अगर आप फीटोस्कोप से बात कर रहे हैं तो आपका फीटोस्कोप यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पर जो आपका ये, ठीक है, जो आपका पिनार्ड फीटोस्कोप जिसको कहा जाता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो इससे अगर आप क्या करते हैं, सुनते हैं, तो आपको 20वें वीक पे क्लियर जो है वो एफएचआर सुनाई देगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से पढ़िए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड विथ, ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो लेबर है वो कहां पर खत्म होता है या फिर कहां पर समाप्त होता है, एंड कहां पर होगा, ऑनसेट ऑफ पेन,
फुल सर्वाइकल डायलेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। तो इसका जो आंसर जाएगा बच्चों वो क्या जाएगा, फटाफट से इसका आंसर बता दोगे। ठीक है, सबसे पहले इसका फटाफट से आंसर बता दीजिएगा कि क्या होगा। तो ऑनसेट ऑफ पेन पे आपका फर्स्ट लेबर जो है वो एंड होगा, फुल सर्वाइकल डायलेशन पे होगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी पे होगा, या डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा पर होगा। तो डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा आपके जाती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। ठीक है, थर्ड स्टेज में जाती है। बेबी की डिलीवरी जो होती है वो सेकेंड स्टेज में होती है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, सेकेंड स्टेज आपका डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाएगा। जो फुल सर्वाइकल डायलेशन होता है ये होता है आपका फर्स्ट स्टेज में। तो इसीलिए बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेज का जो एंड होता है वो आपके प्रॉपर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स पे होता है। तो बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। द ड्रग यूज टू सप्रेस प्रीटर्म लेबर इज, चलो भाई जल्दी से बताओ फटाफट से कि इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा, ऑक्सीटोसिन, मिजोप्रोस्टल, निफेडिपिन या फिर एर्गोमेट्रिन। ठीक है, कौन सा ऐसा ड्रग है जो सप्रेस करता है प्री टर्म लेबर को, ठीक है, या फिर प्री टर्म लेबर को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, समय पूर्ण प्रसव रोकने के लिए दी जाने वाली दवा जो है वो कौन सी होती है, ऑक्सीटोसिन होगी, मिजोप्रोस्टल होगी, निफेडिपिन होगी या फिर एर्गोमेट्रिन होगी। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताओगे और इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा सी, निफेडिपिन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से पढ़िए। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अबॉर्शन, ठीक है, यहाँ पर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपके अबॉर्शन का क्या होता है, इनफर्टिलिटी, शॉक होगा, इन्फेक्शन होगा या फिर हेमरेज होगा। हेमरेज के साथ साथ आप ट्रॉमा भी अज्यूम कर सकते हो, किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर हेमरेज की वजह से आपका सबसे ज्यादा जो है वो अबॉर्शन देखने को मिलता है। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइएगा बेटा, इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा। ठीक है, और यहां पर आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ट्रॉमा इज द राइट आंसर। एक्सीडेंट्स या फिर ट्रॉमा या फिर हेमरेज की वजह से मोस्ट कॉमन आपका अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ परप्यूरियम इज, चलो भाई परप्यूरियम पीरियड की जो है वो नॉर्मल ड्यूरेशन आपसे पूछी गई है। जस्ट आफ्टर द डिलीवरी 24 जो है आर के बाद जो है वो आपका क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर परप्यूरियम पीरियड देखने को मिलता है, यानी कि बर्थ से लेके आपके कितने टाइम पीरियड तक, ठीक है, 6 वीक के अंतराल तक, यानी 6 वीक का जो ड्यूरेशन होता है ये कितना क्या होता है आपका परप्यूरियम पीरियड होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस चीज को याद कर लीजिएगा, पोस्टपार्टम पीरियड जिसको कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं, परप्यूरियम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से पढ़ना। द फंडस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी इज, चलो बताओ, एट अम्लाइकस होगा, बिलो अम्लाइकस होगा, अबव अम्लाइकस होगा या फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा, या फिर क्या हो जाएगा बच्चों, सिम्फाइसिस प्यूबिस हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर बताओगे कि क्या जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए फंडस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी इज एट, चलो जी जल्दी से इसका आंसर बताओगे और इसका आंसर बच्चों जाएगा आप लोगों का ए विल बी द राइट आंसर, एट अम्लाइकस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से पढ़िए। द मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी साइट इज, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि आपके यूट्रस में इंप्लांट ना होके कंसेप्शनल मटेरियल यूट्रस के बाहर इंप्लांट होना, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर ये ओवरी में भी हो सकता है, सर्विक्स में भी हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, एब्डोमेन में भी हो सकता है, बट पूछा यह गया है कि मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है उसका साइट क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, उसमें भी एम्पुला का रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन बच्चों, एम्पुला का रीजन जो होता है ये मोस्ट कॉमन रीजन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से पढ़ना। द आइडियल इंटरवल बिटवीन टू प्रेगनेंसीज इज,
चलो भाई बताओ, एक इंटरवल, आइडियल इंटरवल या फिर दो अलग अलग प्रेगनेंसीज के बीच में गैप कितना एटलीस्ट होना चाहिए? ठीक है, 6 महीने का गैप रखना प्रेफर करना चाहिए, 1 साल का, 2 से 3 साल का, या फिर 5 साल का? चलो फटाफट से इसका आंसर बताओगे, और इसका आंसर आई होप सबको ही पता होगा कि भैया 3 साल का गैप तो एटलीस्ट आपको रखना ही रखना है। ठीक है, 3 इयर्स का गैप आपके 2 बच्चों के बीच में होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। ठीक है, चलो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे तुरंत के तुरंत माँ जो पहला दूध बच्चे के लिए अपने ब्रेस्ट से सिक्रीट करवाती है उसका टाइप क्या होता है? मैच्योर मिल्क होगा, फोर मिल्क होगा, कोलेस्ट्रम होगा, या फिर हाइंड मिल्क होगा? आप सबको पता है, एक कहा जाता है, एक कहावत कही जाती है, या फिर आप बोल सकते हो एक कोट कहा जाता है, माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पहला गाढ़ा जो दूध होता है वो होता है आपका कोलेस्ट्रम। ठीक है, जो कलर में येलो होता है, ठीक है, येलो होता है, टेक्सचर में ये थिक होता है। ठीक है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 1 से 4 दिन तक ये क्या होता है आपका, 1 से 4 दिन तक आप बोल सकते हैं कि ये सिक्रीट होता है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सर्वाइकल डायलेशन इन एक्टिव फेज इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या कहेगा भाई, सर्वाइकल डायलेशन इन एक्टिव फेज इज अप्रोक्सीमेटली 0 to 3 सेंटीमीटर, 4 to 7 सेंटीमीटर, 8 to 10 सेंटीमीटर, या फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर आवर। चलो भाई, तो यहाँ पर सक्रिय अवस्था में सर्विक्स का प्रसार लगभग कितना हो जाना चाहिए? ठीक है, इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा 1 सेंटीमीटर 1 आवर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा आपका कम से कम देखने को मिलना चाहिए। तो डी विल बी द राइट आंसर। नाउ 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ यूटेराइन फाइब्रॉइड इज। चलो जल्दी से बताओगे कि यहाँ पर यूट्राइन फाइब्रॉइड का मोस्ट कॉमन जो है वो सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? एमेनोरिया देखने को मिलेगा, मेनोरेजिया देखने को मिलेगा, डिस्पैरानोइया देखने को मिलेगा, या फिर इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा? चलो भाई जल्दी से बताओगे फटाफट से कि यहाँ पर यूट्राइन फाइब्रॉइड का कॉमन सिम्टम जो है वो बेटा आपका मेनोरेजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, मेनोरेजिया विल बी द राइट आंसर। नाउ 35 क्वेश्चन, द प्रेजेंटिंग डायामीटर इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज। चलो जी, वर्टेक्स की प्रस्तुति में यहां पर पूछा गया है कि जब आपका प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटिंग डायमीटर जो है वो वर्टेक्स है तो प्रेजेंटेशन क्या होगा? अब बच्चे का वर्टेक्स बाहर आ रहा है तो प्रेजेंटेशन जो होगा वो आपका सब ऑसिपिटल ब्रैगमेटिक होगा, बाइपराइटल होगा, ऑसिपिटो फ्रंटल होगा, या फिर मेंटो वर्टिकल होगा, या फिर क्या हो जाएगा आपका मेंटो वर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो जाएगा ये जाएगा सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक इज द राइट आंसर। नाउ 36 नंबर क्वेश्चन, द मेन रिस्क फैक्टर फॉर द सर्वाइकल कैंसर इज। चलिए, तो यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का मेन रिस्क फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है। लेट मैरिज होने की वजह से हो सकता है, एचपीवी इंफेक्शन की वजह से होगा, डायबिटीज की वजह से होगा, या फिर ओबेसिटी होने की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर जो जाएगा बच्चे वो एचपीवी। देखो लेट मैरिज से ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर मेनोपॉज से पहले पहले जो है वो कंसेप्शन किए जाने की जो है माइंडसेट होती है तो उसमें कोई डिफिकल्टीज होती नहीं है, अगर कोई हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल दिक्कत ना हो तो। लेकिन एचपीवी इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन, हार्पीज जो है आपका जो है वायरस इन्फेक्शन जो है ऐसा इन्फेक्शन होता है जो आपके यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर बन सकता है। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नाउ 37 नंबर क्वेश्चन, द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होगा वो क्या होगा? 50,000 होगा, 1 लाख होगा, 1.5 to 4 लाख होगा जो कि नॉर्मल देखने को मिलता है, या फिर 5 लाख होगा, या फिर 5 लाख से भी अबव देखने को मिलेगा। तो चलो इसका आंसर जाओगे, क्या बताओगे बच्चों? सी जाएगा। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है, नॉर्मल जो हमारा प्लेटलेट काउंट होता है यही क्या हो जाएगा आपका भाई देखने को मिलेगा कि 1.5, ठीक है, 1.5 to 4 लाख। ठीक है भाई, 1.5 to 4 लाख आपका क्या देखने को मिलेगा? प्लेटलेट का काउंट देखने को मिलेगा। ऑल राइट, तो समझ में आई? तो इसके लिए कोई वेरिएशंस आपका चेंज नहीं होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नाउ 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन कॉज ऑफ सेकेंडरी पीपीएच, यहाँ पर सेकेंडरी पीपीएच जो 24 घंटे के बाद हो रही है उस पीपीएच का जो है मेन रीजन या मेन कॉज क्या होगा?
ट्रॉमा होगा, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स होगा, एटॉनी होगा या फिर फाइब्रॉइड होगा। अगर आपसे मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो दैट इज ऑलवेज योर आंसर विल बी एटॉनी, यानी कि एटोनिसिटी इज द राइट आंसर फॉर गोइंग टू बी पीपीएच। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी पीपीएच पूछा गया है जिसका आंसर आपका जाएगा बी, यानी कि रिटेन्ड प्रोडक्ट्स। अब जब हम डिलीवरी बच्चे की करा लेते हैं और प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है, लेकिन प्लेसेंटा अंदर ही बर्स्ट हो गया, रप्चर हो गया, और देयर आर लॉट्स ऑफ कॉटिलिडन्स, देयर आर लॉट्स ऑफ जो है वो आपके पार्ट जो है प्लेसेंटा के, ठीक है, जो कैविटीज है वो अंदर रह चुकी हैं, यहाँ पर रिटेन्ड रह गई हैं, अंदर छूट चुकी हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको हैमरेज देखने को मिलेगा आफ्टर 24 आवर, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे चलते हैं। द फीटल लाई मींस, यहाँ पर फीटल लाई का क्या मतलब होता है? चलो, प्रेजेंटेशन होगा, रिलेशनशिप ऑफ फीटल स्पाइन टू द मैटरनल स्पाइन होगा, एटीट्यूड होगा या फिर स्टेशन होगा बच्चों, या फिर क्या हो जाएगा आपका स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलो फटाफट से इसका आंसर बताओगे। प्रेजेंटेशन विल बी द राइट आंसर, रिलेशनशिप ऑफ द फीटल स्पाइन टू द मैटरनल स्पाइन, एटीट्यूड हो जाएगा या फिर स्टेशन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर फीटल लाई पूछा गया है जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ द फीटल स्पाइन एंड मैटरनल स्पाइन, यानी कि जो मदर की स्पाइन होती है और जो हमारा बच्चा अंदर की तरफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये जो लाई होता है, ये लाई बच्चे के स्पाइंस और मदर के स्पाइंस के बीच का रिलेशनशिप होता है कि बच्चा लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से बच्चा जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है। ऑलराइट, समझ में आई बात? तो यहाँ पर आंसर जो जाएगा ये जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40वें पे चलते हैं। द एक्टिव फेज ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट्स। चलो फटाफट से इसका आंसर बताओगे कि यहाँ पर एक्टिव फेज में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कितना सर्विकल डायलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या फिर आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर जो जाएगा ये जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड। एक्टिव लेबर की जब भी हम बात करेंगे या फिर हम एक्टिव फेज की बात करेंगे तो आप ऑलवेज याद रखिएगा कि 4 सेंटीमीटर जो है वो नॉर्मल आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा डायलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 पे, ध्यान से पढ़िए। द ड्रग यूज्ड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज। चलो, तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए ऑक्सीटोसिन, मिफिप्रेस्टोन, एर्गोमेट्रिन या फिर मिथाइल डोपा, कौन सी ऐसी ड्रग लेते हो जो बच्चे को एबॉर्ट करने के लिए ली जाती है, मेडिकली टर्मिनेट करने के लिए ली जाती है? ऑक्सीटोसिन पीपीएच को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए बोला किया जाता है। एर्गोमेट्रिन यहाँ पर आंसर होगा नहीं, मिथाइल डोपा होगा नहीं, आंसर क्या जाएगा बच्चों? बी विल बी द राइट आंसर, मिफिप्रेस्टोन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। और यहाँ पर पीडीएफ में आपको बता दूं देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एज वेल, अभी भी पीडीएफ में आपके बचे हुए हैं, इसको आप यहाँ पर देखिएगा। और अगर आप जो है वो बहुत बेहतर तरीके से OSSC, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो नर्सिंग अड्डा ने ऑलरेडी बैच स्टार्ट कर दिया है। 18 जुलाई से ये बैच आपका जो है बच्चों वो स्टार्ट किया जा चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अवेल कर सकते हो। 18 जून से ही स्टार्ट हुआ है ये। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, फॉर एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो आप YT54 कूपन कोड को प्रेफर कर लीजिएगा, जिसमें आपकी OBG से रिलेटेड जितने भी आपकी क्लासेस होती हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इन सारे ही सब्जेक्ट के आपके क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करना, इसीलिए बेसिक जो है आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए बैच को प्रेफर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में हम MCQ जो प्रैक्टिस करवाएंगे इस सारे सेशन का, वो आपके यूट्यूब पे करवाते रहेंगे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके बच्चे, ऑलराइट। अगर आप ये कूपन कोड लगा लेते हैं तो आपको मैक्सिमम जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप फटाफट से इस सेशन के बारे में जरूर लिख दीजिएगा कि आपको जो है वो सेशन अच्छा लगा है और कौन सी क्लास आपको चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको PDF चाहिए तो उस PDF के लिए आप ये दो लिंक्स पे स्कैन करके, ये टेलीग्राम का लिंक है और ये आपके व्हाट्सएप का लिंक है, इन दोनों को स्कैन करके आप जो है वो हमारे ग्रुप्स में ऐड ऑन हो सकते हो, ताकि मैं आपको PDF प्रोवाइड कर सकूं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जल्दी से इस सेशन के बारे में कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि ऐसे और कौन कौन से क्लासेस या किन किन टॉपिक्स के क्लासेस या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट के क्लासेस आपको YT पे MCQ प्रैक्टिस करने हैं, ताकि हम वो भी फ्यूचर में आपके सेशंस के बीच में लेके आ पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों। PDF आपको आपके ग्रुप में दे दी जाएगी।